हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें आज हम लोग पहले जानने वाले हैं डेबिटर्स होता क्या है, क्रेडिटर्स होता क्या है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। ये शोर कितना हो रहा है जी? सभी लोग ध्यान दें। आप देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो जो डेबिटर शब्द होता है, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना आपको। देखो, जैसे सपोज मान लीजिए यह मेरा बिजनेस है और वह बिजनेस चलता है एसके के नाम से, और यह एक और बिजनेस है वह चलता है सपोज पीके के नाम से। ठीक है, मतलब एसके और यह पीके। तो जब एसके पीके से क्या कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। तो एसके के लिए जो पीके है, यह अकाउंटिंग के भाषा में और ऐसे हम बोलते हैं सप्लायर है। क्या है जी? सप्लायर है। मतलब गुड्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया जो सप्लायर है उसको हम अकाउंटिंग में लिखते हैं कि यह हमारा क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कब? जब कोई गुड्स हम क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, तो जिससे खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर होता है, और उसी सप्लायर को हम लोग बोलते हैं हमारा क्रेडिटर है। क्या हमारा क्रेडिटर है। अब उतना पैसा हमारे बिजनेस को उस पर्सन को, उस बिजनेसमैन को देना हो। जैसे आप मेरे सप्लायर हो, मैं आपसे कोई गुड्स खरीद रहा हूं, ठीक है, तो उसे बोला गया है क्या, अगर वह गुड्स हमने उधार आपसे खरीदा, ठीक है, तो आपका जो मैं लेजर बनाऊंगा या आपके नाम से जो रिकॉर्ड करूंगा वह क्रेडिटर रखूंगा। ठीक है, जिससे यह आइडेंटिफाई हो सके, पता चल सके कि आपको कितना पैसा हमको देना है। मतलब क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। अब हमारे व्यापार से उतना पैसा वो क्या है, लेगा। क्या है जी? लेगा। तो ध्यान देना, अगर कोई पूछता है तो आप आसानी तरीके से आपको बता देना। मतलब जब हम कोई गुड्स या सर्विस किसी सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन हमारा सप्लायर कहलाता है, वो बिजनेस हमारा सप्लायर कहलाता है, और उसी को अकाउंटिंग के भाषा में लिखते हैं हमारा क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर है। उतना पैसा हमको देना है, तो वो पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। तो कभी भी क्रेडिटर शब्द आ गया, समझ लो क्या है, एक प्रकार का वो लायबिलिटीज अमाउंट है जो हमको पे करना है। आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो समझ जाना वो पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। वो हमारे व्यापार को चुकाना है। किसको? तो बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आ सकते हैं। क्लियर सबको? चलिए, तो ये हमारा होता क्रेडिटर्स। अब आ गया डेबिटर्स। तो जब सपोज मान लो हमारा व्यापार किसी को क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है या सर्विस सेल कर रहा है। सपोज मान लो किसको कर रहा है, आरके को। तो जो ये आरके हैं या हमारे व्यापार के लिए क्या बोले जाएंगे, कस्टमर बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे बाबू? कस्टमर बोले जाएंगे। और इसी कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, डेबिटर्स में। मतलब बताते हैं हमारा एक डेबिटर्स है, और डेबिटर से पैसा हमको क्या होना होता है, लेना होता है। मतलब डेबिटर्स क्या है, देनदार है, और हमारा व्यापार क्या है, लेनदार है।
इसीलिए डेबिटर्स वाला जो अमाउंट है उसको क्या मानते हैं हम लोग? बोलिए, ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स। अब हमने हाल ही में पढ़ाया आपको, क्लियर है? तो ध्यान देना, तो जब भी आपके सामने डेबिटर शब्द आ गया, क्रेडिटर शब्द आ गया, तो आप लोग एक एक करके आसानी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, मतलब डेबिटर्स अमाउंट वो मेरे कस्टमर का पैसा है, हमको लेना है। क्रेडिटर्स अमाउंट ये मेरे सप्लायर का पैसा है, हमको देना है। ठीक है, तो कोई पूछता है जिसे आप परचेज करते हो उसे क्या बोलते हैं? सप्लायर। सप्लायर को किसमें रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर्स में। ठीक है, जिससे सेल करते हो क्या बोला जाता है? कस्टमर। उसमें किसको रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर्स। क्लियर है? चलिए, यही हमको बताना था और मैंने आपको डिटेल में समझाया और बताया। चलिए देखते हैं आपके नोट्स में क्या लिखा गया है और क्या समझाया गया, थोड़ा इसको डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे डेबिटर्स के बारे में बताया गया है, डेबिटर्स और क्रेडिटर। वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्या करता है? क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सर्विस परचेज करता है, वो क्या कहलाता है? डेबिटर्स कहलाता है। क्लियर है? इससे क्रेडिटर्स वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट पे क्या करते हैं? कैश बेसिस पे परचेज करते हो, क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। क्लियर है? तो यह हमारा डेबिटर्स था और यह हमारा क्रेडिटर्स था। चलिए, ये हमने डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट सीखते हैं। ड्राइंग में बताया था ना कल। चलिए आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये क्या होता है समझो थोड़ा सा, क्योंकि ये समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे दिक्कत हो जाएगी। देखो, जब हमारा बिजनेस कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदता है, क्या करता है जी? खरीदता है। ठीक है, खरीद करता है तो इसे क्या बोलते हैं? परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। मतलब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु को क्या बोलते हैं जी? मतलब जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, जो सर्विस खरीद रहे हैं, उसे हम बोलते हैं परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि जो आप परचेज करते हो वो आप किससे करते हो, तो क्या बताओगे? सप्लायर से। इतना क्लियर है सबको? लेकिन सवाल यह है कि जो आप परचेज कर रहे हो उसकी कितने बेसिस है? तो जब परचेज करते तो दो तरीकों से परचेज करते हैं, एक कैश बेसिस और दूसरा क्रेडिट बेसिस। क्यों समझा रहा हूं, थोड़ा समझना। मान लो सप्लायर का नाम है एसके, तो देखो अकाउंटिंग का कंसेप्ट कहता है कि जब आप कुछ खरीद रहे हो और वो नगद खरीद रहे हो तो हमेशा परचेज के साथ आप कैश दिखाना। क्या दिखाना? कैश दिखाना। जब कोई गुड्स आप उधार खरीद रहे हो तो आप परचेज के साथ उस पर्सन का नाम दिखाना जिससे वो गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, किससे? तो यस के। मतलब ध्यान देना, आपको क्वेश्चन करते समय इतना ध्यान देना होगा कि आप नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो। जब नगद खरीद रहे हो तो परचेज के साथ क्या दिखाएंगे? कैश। और जब उधार खरीद रहे हो तो परचेज के साथ हाँ नाम दिखाएंगे उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति से आप खरीदोगे। अब चलो, क्यों ऐसा है समझ लो, थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। ध्यान दो और टाइम से आया करो थोड़ा। ठीक है, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में चले गए और सपोज हम कुछ खरीद रहे हैं, तो आप बताइए अगर हम तुरंत कैश दे देते हैं या यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं तो घर पे आते तो बताते इतने का हमने खर्चा किया है और पेमेंट किया इससे किया है, ये रिपोर्ट करते हैं ना। लेकिन वहां पे गए और जाने बाद सामान खरीद लिए, पैसा नहीं दी, तो बुक ऑफ अकाउंट में घर पे क्या लिखते हैं? इतने का खरीदा है, किससे खरीदा है, इतने का उधार बाकी लगा है और इनको इतना पैसा देना है। मतलब नाम उसी समय मेंशन करेंगे जब हमको पैसा देना है। किसको? कस्टमर को देना है
नहीं कस्टमर से लेना हो या सप्लायर को देना हो, मतलब ये सेल और परचेज दोनों के कंडीशन में काम करता है। जब नगद खरीदे या बेचे तो वहां पे कैश का जिक्र होगा, उस बैंक का जिक्र होगा। अगर उधार खरीदे या बेचे उस पर्सन का जिक्र होगा जिससे खरीद रहे हैं या जिससे बेच रहे हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि कितना पैसा लेना और कितना पैसा देना है। अगर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा उस डेट का कितना पैसा उसे लेना है या उस डेट को कितना पैसा देना है। ठीक है, इसीलिए ध्यान दो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर ₹1000 तो समझ जाना वहां पे क्या मतलब है। परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर ₹1000, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब बताया जा रहा है परचेज किया जा रहा है क्या गुड्स किससे, एसके ट्रेडर, कितने रुपए का, 1000 का। तो वहां पे कहीं नगद की बात नहीं की जा रही है, तो हमें ऐसा परचेज के साथ किसका नाम आएगा, एसके का आएगा, पीके का आएगा, डीके का आएगा। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन दे दिया परचेज गुड फॉर कैश ₹5000, ठीक है, तो वहां पे नाम नहीं आएगा, वहां पे परचेज के साथ क्या आएगा, कैश आएगा। हाँ कई बार नाम भी आ जाता है कि परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर कैश ₹1000, नाम भी आया कैश भी आया, तभी भी हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश और परचेज रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है 1,00,000 रुपए का खरीदा है, 10,000 दे दिया और 10,000 और 90,000 बकाया है, तो तीनों लिखेंगे, समझे ना, मतलब जहां पे पूरा नगद वहां पर कैश, नगद उधार दोनों, तो कितने का नगद कितने का उधार दोनों मेंशन करेंगे। ठीक है, जब केवल उधार उधार वाला, जब केवल कैश तो कैश वाला। क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन कैसा आ रहा है, समझे ना। यही मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि खरीदते समय दो ही पैटर्न आते हैं, या तो नगद या तो उधार। ठीक है, अब नगद में कैश से हो सकता है, आप यूपीआई से पेमेंट करते हो उसकी बात अलग। ठीक है बाबू, बोलो। चलिए यहाँ पे हमने परचेज के बारे में, चलो मैंने बताया परचेज में कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। सेम यही कंडीशन किस पे लागू होता है, सेल पे। बोले सेल की नहीं, सेल रिटर्न कर दोगे, चलो ध्यान दो। आप बताओ सेल मतलब क्या है, जी बेच रहे हैं, तो आप बताओ जिसे बेचते हो क्या है, हमारा कस्टमर है। इसको भी देखो, जब नगद उधार खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो यहाँ भी देखो आएगा कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। तो जब नगद बेचेंगे तो कैश और बैंक का नाम लिखेंगे, और जब उधार उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे हम बेचेंगे। क्लियर है सबको। लेकिन इस परचेज और सेल के साथ दो नाम हमेशा बार बार आएगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन एक इस पे करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जब समझ लोगे तो आप लोग आसानी तरीके से बता ले जाओगे। आप बताओ, जब व्यापार में हम परचेज करते तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, इनकम एक्सपेंस। जब हम परचेज करेंगे तो व्यापार में इनकम बोला जाएगा एक्सपेंस जी। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एक प्रकार का वह एक्सपेंस होता है। ये भी नोट कर लेना, नोट कर लेना, क्या कंसेप्ट क्लियर करना। जब हम सेल करते हैं तो सेल करते हैं तो क्या होता है, इनकम के उद्देश्य से सेल करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं क्या, ये हमारा इनकम है। ठीक है, अब एक बात सुन लो समझ लो। आप बताइए, जब परचेज करते हैं जब सेल करते हैं तो दो नाम बार बार और आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज किया था 5 पीस क्या, कीबोर्ड, क्या बाबू, कीबोर्ड, लेकिन किसी कारणवश हम 2 पीस वापस कर दिए क्या, कीबोर्ड। तो बताओ परचेज कितना किया था, बोलो जी, और आप बताइए वापस कितना कर दिया था जी। तो जब हम परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज किया जा रहा है, और वहां पे हमेशा परचेज के अकाउंट बनता है। और जब हम कोई गुड्स रिटर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो वहां पे बोला जाता है परचेज रिटर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न कर देते हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाता है, फिर से इनकम हो जाता है। और ध्यान देना, जब हम सेल किए कितना पीस, 5 पीस, तो अगर हमारा कस्टमर हमको वापस कर दिया 1 पीस, तो आप बताइए वो रिटर्न हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, सेल्स रिटर्न। और जब सेल्स रिटर्न हो जाता है तो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का लॉस वाला एक्सपेंस हो जाता है। मतलब ये समझ में नहीं आएगा तो आगे दिक्कत होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जब हम कुछ परचेज करते हैं तो मान लो परचेज किया 5 पीस कीबोर्ड, ठीक है, तो उसमें परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। जब उसमें से मान लो किसी कारण से कोई डैमेज गुड्स था, या कोई कारण उनको पसंद नहीं आया, मतलब कोई ना कोई रीजन है जिसके चलते हमारा कस्टमर, मतलब परचेज हमने सप्लायर को वापस कर दे रहे हैं कितना पीस, 2 पीस, तो जब खरीदे तो 5 पीस रिकॉर्ड करेंगे परचेज में,
जब वापस करेंगे तो 2 पीस रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न में। तो जब खरीदते हैं तो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हो जाता है, और जब वही वापस कर देते तो पैसा हमारे पास फिर रिटर्न हो जाता है, तो हमारे व्यापार के लिए इनकम हो जाता है। क्लियर है? चलो, जब सेल करते हैं तो मान लो 5 पीस सेल किया तो वो हमारे व्यापार के लिए इनकम होता है। और मान लो किसी कारण से हमारा कस्टमर वो गुड्स हमको वापस कर दे रहा है, 1 पीस 2 पीस, ठीक है, पूरा तो वापस नहीं करेगा क्योंकि 2 कभी दिक्कत हो सकती है, तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? सेल रिटर्न। और हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर है ना? तो आगे चल के हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, इसे लॉस नहीं बोलेंगे, एक पर एक्सपेंस का ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कोई पर्सन अगर वापस करता है जी, तो हम सप्लायर को वापस कर सकते हैं, मतलब हम भी वापस कर सकते हैं, हमारा कस्टमर भी वापस कर सकते हम जब वापस करेंगे तो हमारी इनकम में हाँ देखो, जब हम मान लो वापस करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। इनकम हमने किया मान लो 1 लाख रुपए का, और आज तो इनकम दिखा दिया, अब 2 दिन के बाद आया और 10 पीस वापस कर दिया, कुछ पैसा घटेगा ना मेरे इनकम से। हाँ, और जैसे मान लो हम खरीद रहे हैं हम सप्लायर को दे देंगे जी, और कहेंगे कि जितने अमाउंट में हमको दिए थे तुम्हारा फीस डैमेज है जी, उतना वापस हो जाएगा, इसीलिए हमारे व्यापार के लिए इनकम जनरेट हो जाएगा। इनकम हो जाएगा, जी, तो आपका लॉस भी नहीं है। जी, लॉस नहीं बोलते, वो एक पर इनकम जनरेट हो जाएगा फिर से। क्लियर है ना? तो ये तरीके हैं, ये कंसेप्ट बार बार आएगा दोनों कंडीशन में। बोलो, परचेस में आया, सेल आया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है, ये साथ में चलेगा। चलो, इसके साथ साथ और भी आता है कुछ नाम, क्या क्या, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट हम समझाए थे आपको। समझिए थोड़ा सा, डिस्काउंट पढ़ाया नहीं मैंने, सुन लो थोड़ा। जब हम परचेज करते हैं कोई भी गुड्स, परचेज करते हैं या सेल करते हैं या पैसा पेमेंट करते हैं या पैसा रिसीव करते हैं, ध्यान देना, वहां पे बार बार एक शब्द जनरेट होता है, वह होता है डिस्काउंट। इसको थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब यह शब्द बार बार आता है डिस्काउंट, तो पहले सिंपल शब्द समझो, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। तो जो डिस्काउंट होता है, पहले यह समझ लेते हैं कि रियल में देते क्यों है, रीजन क्या है इसका। तो आप बताइए, आप कहीं पे भी जाते हो, हर एक दुकान पे आपको डिस्काउंट मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब रीजन क्या होता है, और डिस्काउंट रियल में क्यों जरूरी है हर एक बिजनेस में, ठीक है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, कस्टमर सबसे पहले नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगर मार्केट में वही रेट है जो हम उस रेट में बेच रहे हैं, तो अगर नया हमने फर्म खोला है, नया व्यापार स्टार्ट किया है, तो हमको ना कोई जानता अभी, ना बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है किसी से, तो जायज की बात है जब उतना ही दाम में हम बेच रहे हैं जितना दाम में मार्केट में मिल रहा है, तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट करा के और हमने बोला कि वही प्रोडक्ट पे हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, और मार्केट में उतना डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे लालच में सब कोई, हम हो या तुम हो, जब वही ब्रांड वही सामान जब हमको 10 रुपए मिल रहा है, वही सामान कहीं 15 रुपए मिल रहा है, तो हम 10 रुपया वाला ही खरीद, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में डिस्काउंट देने का मेन मकसद क्या होता है? कस्टमर को आकर्षित करो, कस्टमर बढ़ाओ। तो पहले उतना नहीं दिक्कत देखा जाता है कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान तो होगा ही नहीं, जितना हम खरीद उतना बेचेगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं, कम कमाते हैं लोग और डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर ज्यादा आते हैं। जब ग्राहक बन जाते हैं उसी से थोड़ा चार्ज ज्यादा लेते हैं बाद में, जब परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं तो हम लोग कहीं जाते नहीं। तो पहला मेरा मकसद था डिस्काउंट देने का, कस्टमर को बढ़ाइए, ठीक है। सेकेंड, कैश फ्लो मेंटेन रहता है, इससे फायदा क्या है? जैसे मान लो दिन भर में बिना डिस्काउंट दिए 1 कस्टमर आता था, हम 1000 का बेचते थे, और डिस्काउंट देने के बाद हमारा 10 कस्टमर आता है, अब 10,000 का बेच रहे हैं,
तो आप बताओ फायदा है कि नहीं फायदा है? देखिए जो दिन भर में 1000 आता था वो 10,000 आ रहा है। मान लो 1000 पे हम 50 रुपए कमाते थे और डिस्काउंट देने के बाद 1000 में 25 रुपए कमा रहे हैं, तो आप बताओ 1000 वाला फायदा है कि 10,000 वाला फायदा है? जी, अरे 25-25 जोड़ लो, ठीक है, तो ज्यादा पैसा आ जाएगा ना। ठीक है, जो दिन भर में हम लोग 50 रुपए कमाते थे वो दिन भर हम लोग ठीक है 300, 200, 250, 1000 रुपए कमाने लगेंगे। मतलब डिस्काउंट देते हैं तो वही है, जो डिस्काउंट ना देते तो 100 रुपए जो कमाते थे, डिस्काउंट देकर 80 रुपए कमाए। ठीक है, तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो कैश फ्लो मेंटेन होगा और हमारा इनकम भी ज्यादा जनरेट होगा। ये फायदा होता है इससे डिस्काउंट देने में। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मार्केट में आपको फेमस होना है, स्टार्टिंग में आपको मार्केट में कस्टमर को बिटोरना है, ठीक है, आने चाहिए, ग्राहक बनने चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले व्यापार में आपको डिस्काउंट देना होगा। कोई भी व्यापार हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यापार हो। ठीक है, हाँ, वही व्यापार ब्रांड बन जाता है, जब नाम हो जाता है तो वही पैसा हम लोग कहीं वही कपड़ा मिलता है 100 रुपए में, वही 150 में बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब एक ब्रांड, एक नाम कमा लेते हैं, एक विश्वास बन जाता है ग्राहकों का, तो वही हम चार्ज थोड़ा बढ़ा भी देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब आपका सर्विस को पसंद आता है। यही फायदा होता है ये बिजनेसमैनों को। ठीक है, क्योंकि मान लो अपना रेट तो छोड़ के देगा नहीं, हाँ, जो ज्यादा कमा रहा थोड़ा कम कमाएगा। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्काउंट को मतलब तो छूट क्यों दी जाती है, मैं रीजन बताया। अब डिस्काउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, थोड़ा यह समझ लें। डिस्काउंट के भी 2 टाइप्स, एक होता ट्रेड डिस्काउंट और एक होता कैश डिस्काउंट। अब कब हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे और कब हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे, थोड़ा यह समझने की कोशिश करना। जब एक बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन को डिस्काउंट देता है, जैसे मान लो यह कंपनी वाला है और ये कौन है, होलसेलर है, और ये कौन है, रिटेलर है। तो जब एक कंपनी से होलसेलर, मतलब कंपनी वाला होलसेलर को डिस्काउंट दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, मतलब जब बिजनेसमैनों की भी डिस्काउंट हमेशा जनरेट होता है। इससे मान लो हम भी व्यापारी, आप भी व्यापारी, और जो कंपनी से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है, तो जब एक व्यापारियों के बीच डिस्काउंट हमेशा सब जनरेट होता है, तो वहां पे उसे बोलते वो ट्रेड डिस्काउंट दी जा रही है। कौन सा दिया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। और वह एक फिक्स परसेंट के रूप में रहता है, 2%, 5%, 10%, 15%। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोसेस होता है, मतलब इतना समझ जाओ, जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है तो वहां पे जो डिस्काउंट जनरेट होता है उसे अकाउंटिंग के भाषा में बोला गया ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोला गया है, ट्रेड डिस्काउंट। वह एक फिक्स परसेंट के रूप में होता है, वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यही जब हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन एक आम कंज्यूमर को क्या करता है, आम कंज्यूमर को डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देता कब है और रीजन क्या होता है, और कब कैश डिस्काउंट बोलेंगे, ध्यान देना, जब हमें टाइमली कैश कलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, टाइमली कैश कलेक्ट करना होता है और कैश फ्लो मेंटेन करना होता है, उस कंडीशन में हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है और एक कोई पर्सन है वो भी बिजनेसमैन है, और हमने बोला कि आपका 5,000 रुपये देना था ना, कौन किस तारीख को देना था, 10 मई को देना था। आज अगर 5 मई या 5 मई को दे देते हो ना, तो मैं आपको इसमें से 500 रुपये छोड़ दूंगा, देना तो दे दो, आज के लिए ऑफर है। ठीक है, मुझे बहुत जरूरी है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 500 रुपये छूट मिल जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, ये तुरंत दे भी देगा और टाइमली हम लोग कैश कलेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ 500 रुपये अगर आज नहीं मिलता है, मतलब 4500 आज नहीं मिलता है, तो हमारा 10,000 रुपये का घाटा होने वाला है, 2-4 हजार रुपये घाटा होने वाला है। तो चलो 10 रुपए डिस्काउंट ही दे देते हैं और कैश हमारे पास तुरंत आ जाए, तो किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और हमारा काम चल जाएगा। तो जब टाइमली कैश कलेक्ट करना होता है उस समय लालच देते हैं डिस्काउंट का और तुरंत कस्टमर हमारा पैसा दे देता है। ठीक है, तो जब टाइमली कैश कलेक्ट करना होता है, अब चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई कंज्यूमर हो, वहां पे डिस्काउंट है तो उसे बोलते हैं, वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट से कैश फ्लो मेंटेन हमेशा रहता है और आगे चल के दिक्कत नहीं होती है कि मेरे पास से यार डिस्काउंट इतना हमने बेच दिया पैसा टाइम से आ ही नहीं रहा है। तो अगर डिस्काउंट देते हैं, लालच देते हैं, तो टाइमली कैश कलेक्ट भी करते हैं हम लोग।
ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया, समझाया गया। क्या बताया गया सुन लो थोड़ा सा। डिस्काउंट, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाला डिडक्शन, छूट क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, करेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या है? सेल को प्रमोट करना होता है। यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंट के रूप में होता है। ठीक है, क्या डिस्काउंट बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। समझे? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, परचेज के कंडीशन में डिस्काउंट जब आए, सेल के कंडीशन में जब डिस्काउंट आए, पेमेंट के कंडीशन में जब डिस्काउंट आए, रिसिप्ट के कंडीशन में जब डिस्काउंट आए, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करते समय वहां पे डिस्काउंट आ जाता है, तो बोलेंगे उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। क्या बोलेंगे उसको? डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। मतलब अकाउंटिंग के भाषा में परचेज करते समय डिस्काउंट जनरेट होता है तो क्या लिखते हैं? डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट जब रिसीव होता है, रिसीव होता है, तो हमारे व्यापार में इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। ध्यान देना, कोई पूछता है कि डिस्काउंट रिसीव आपके व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, तो बोलेंगे सर इनकम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनकम। ध्यान रहे, आगे इस पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो परचेज करते समय जो डिस्काउंट मिलता है उसे अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट जो रिसीव होता है उसे बोलते हैं हमारा इनकम हो रहा है। क्लियर है? इनकम ही होगा। देख लो आप लोग, 100 रुपए देना था, 90 रुपए देना पड़ा, 10 रुपए का इनकम ही तो हुआ। ठीक है, चलो, जब हम सेल करते हैं और उस समय हम डिस्काउंट देते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है। ध्यान देना आप लोग। क्लियर है? चलिए, जब हम पेमेंट करते हैं उस समय हमको डिस्काउंट मिलता है, उस समय भी क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट रिसीव। और वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है? इनकम। जब हम पैसा रिसीव करते हैं उस समय हम डिस्काउंट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउ। उस समय हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? जी, सुन लो, समझ लो। सपोज मान लो आप मेरे मतलब कस्टमर हो और आपसे मुझे 10,000 रुपए पाना था, हमने आपको डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का। ठीक है, तो आप बताइए 100 रुपए का मेरा नुकसान होगा ना? ठीक है, तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला गया है कि जब आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन को, किसी बिजनेसमैन को, उसको लिखना डिस्काउंट अलाउ, और आपके व्यापार के लिए होगा एक्सपेंस। जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है खरीदते समय या पेमेंट करते समय, तो आप अपने भाषा में लिखना, अकाउंटिंग के भाषा में लिखना डिस्काउंट रिसीव। और जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो हमारे व्यापार के लिए इनकम हो। समझे ना? आगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको डेबिट क्रेडिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो और क्वेश्चन आसानी तरीके से कर लो आप। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आपको, यह नहीं लिखा गया इसमें, ये मैं बताया हूँ। डिस्काउंट रिसीव मतलब जब भी मिले डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, जब भी हम दे रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ बोलेंगे, जब मिल रहा है तो इनकम, जब दे रहे हैं तो एक्सपेंस। क्लियर है? ध्यान देना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने क्या क्या बता दिया आपको? बताया हमने अभी तुरंत, डिस्काउंट शब्द बता ही दिया, परचेज सब बता ही दिया। हाँ, रिसेबल अमाउंट आपको पता है? रिसेबल अमाउंट मतलब वो पैसा जो हमको पाना है। ठीक है, अब कैसे पाना? किसी बिल के अगेंस्ट पाना होगा। ठीक है, पेबल मतलब वो पैसा जो हमको देना है। हाँ, वो हमारा पेबल अमाउंट होगा। क्लियर है? उसके बाद से देखो, जनरल है, लेजर है। क्या मतलब है थोड़ा भी समझते हैं। इससे पहले कुछ और बाकी था, बाउचर पढ़ाया था कल हम। चलिए, गुड्स, स्टॉक, चलिए, कैपिटल लेफ्ट ये सब पढ़े हुए किए। चलो, ध्यान देना सभी लोग। आते हैं जनरल और लेजर, इन दोनों को एक बार हम समझा देते हैं तब तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो, पहले समझो जनरल के बारे में। देखो, जब कोई कहता है सर जनरल क्या होता है,
इसका क्या मतलब है? तो ध्यान देना, जनरल एक प्रकार का अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं आपको आपको बोल दूं कि बाबू 2-4 लोग हैं, थोड़ा इनसे बातचीत कर लो, तो आपका सबसे अच्छा लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी। बोलो, आप आसानी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हो दूसरे के सामने, ठीक है। अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर गाँव की बात करें तो सबसे अच्छा क्या है? भोजपुरी, ठीक है। मतलब अपनी बातों को रखो जो उनको समझ में आ जाए और आप भी समझ सकते हो। तो वैसे ही जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, सुन लो, वैसे ही जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो बोला गया है कि जितने ट्रांजैक्शन होंगे, क्या होंगे? ट्रांजैक्शन होंगे, उसको सिस्टमेटिक तरीके से डे बुक की तरह, ओरिजिनल डे बुक की तरह डेट वाइज आपको रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा? जर्नल एंट्री। मतलब अब होता क्या, ध्यान दो, मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी, और जिस डेट को, मान लो 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग पेमेंट वाला रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 2 अप्रैल को मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ परचेज कर रहे हैं, तो परचेज वाला रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सुबह से लेके शाम तक या पूरे महीने में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं? जनरल में। इसलिए बोला गया जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जिसको ओरिजिनल बुक एंट्री भी कहते हैं, और इसमें ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है? डेट वाइज। जैसे मान लो आप, कई लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब डेली रखते हैं, दिन भर में कितना खर्चा किया, कितना क्या दिया, सब कुछ तो जाके कॉपी पे लिखते हैं ना। तो इसे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले जब लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? जर्नल में। उसमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब पास कैसे की जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और रूल क्या होता है, वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। आज समझ जाओ, कोई पूछता है जनरल तो बता सकते हो कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। एक डे बुक की तरह होता है, एक ओरिजिनल डे बुक की तरह होता है, इसमें ट्रांजैक्शन को डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, कि दिन भर हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना, ठीक है, पेमेंट किया, कितना रिसीव किया, वो सारा हिसाब किताब क्या करते हैं हम लोग? जनरल पे देते हैं। और आगे चल के हम इसका समरी निकालते हैं। और समरी किससे निकलता है? तो वह निकलता है लेजर से। मतलब ध्यान दो, जो सुबह से लेके शाम तक या पूरे महीने में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उनका हिसाब किताब एक बार एक साथ देखना हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। अब सर क्या मतलब है, सुन लो थोड़ा सा, ध्यान दो, लिखो मत अभी, देख लो इधर। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बार कैश पेमेंट किया, किनको? एएसके को, ठीक है। एक बार फिर से हमने क्या किया? कैश रिसीव किया, किससे? आरके से। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब बैंक में हमने क्या किया है? पैसा जमा कर दिया है, और वहां पे भी कैश शब्द आ रहा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन किया है। तो हम लोग पहले इसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, और इसको भी जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि बाबू इस महीने के लास्ट में बता दो तो कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है, या बैंक में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, या एसके को कितना देना है, या पीके से कितना लेना है, तो हम जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते। जनरल कहता है कि जो आप काम कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो मुझको बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ। लेकिन एक बार तुम हमको डिटेल पूछोगे कि इसका डिटेल क्या है, तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मुझको ऐसा नहीं बनाएगा कि मैं बता सकता हूँ। इसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? लेजर का। मतलब लेजर क्या करता है? क्लासिफाई करता है, ठीक है, वर्गीकरण करता है। कैसे? ग्रुप वाइज। मतलब आप बताओ उस महीने में कैश से कितना क्वेश्चन किया है? 3 क्वेश्चन किया है, तो कैश वाले को बुलाएगा। मान लो एक बार हम कैश पेमेंट किए थे, कितना? 50 रुपया। पैसा रिसीव हुआ था कितना? 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल। और हमने बैंक में जमा कर दिया था 20 रुपया, तो पूरा मेंटेन होगा। तो आप बताओ 50 दिया था, और एक जगह कितना दिया था? 20, तो टोटल कितना दिया था? 70। लिया कितना था? 100। उस महीने के लास्ट में बताएंगे कितना पड़ा हुआ है? 30 रुपया। समझे ना? वह किससे पता चलेगा? वह लेजर से। लेकिन लेजर कब बनेगा? जनरल बनेगा। मतलब पहले तो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर से।
मतलब अब कोई पूछेगा पीके का कितना पैसा है, तो पीके का जहां जहां ट्रांजेक्शन उसका हिसाब किताब कर लेंगे और बता देंगे। जैसे आप लोग जाते हो ना कहीं पे और मान लो आपका उधार खाता चलता है, तो जाते हो खरीदते जाते हो तो आपको डेट वाइज रिकॉर्ड लिखता जाता है। उसी दिन जाओ और कहो तो कितना पैसा देना है, वो तो तुरंत बता देगा क्या? नहीं, अब डेट वाइज छांटेगा, इस दिन का 10 रुपये था, इस दिन का 15 रुपये था, इस दिन का 20 रुपया था, तब बताएगा बाबू इतना रुपया आपको देना है। वही होता है लेजर। और जो एक एक करके रिकॉर्ड करता जाता है वो होता है जनरल। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमको बस जनरल बनाना होता है, सब कुछ अपने आप बन जाता है। कंप्यूटर में हमको क्या बनाना होता है? जनरल, ठीक है, लेजर अपने आप बन जाएगा और हमको रिपोर्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर कॉपी को लोग जैसे करते थे और आज भी करते हैं, उसे तो बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी जरूरी नहीं है, जनरल एंट्री सही होना चाहिए, लेजर अपने आप बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा, पीएल अकाउंट अपने आप बन जाएगा, ट्रेडिंग सब कुछ बन जाएगा जनरल में, ठीक है। डेटाबेस तैयार हो। हाँ, डाटाबेस बस तैयार कर दो, अपने आप आ जाएगा आगे। तो जब आप बताइए ना करो कितने खरीदे कितने बेचे, तो आगे रिपोर्ट में निकली। समझे आपको जनरल क्या होता है, लेजर क्या समझ में आया? यस सर। चलिए देखो क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ ले क्या। देखिए लिखा गया है, जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाला ऐसा बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद लेजर, जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं। जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्लासिफाई क्या मतलब है मैं बताया हूँ आपको, मतलब ग्रुप वाइज समरी निकाला जा रहा है, ठीक है, वर्गीकरण किया जा रहा है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मार्केट में चले जाते हो, ठीक है, आपने आलू खरीदा, ठीक है, नमक खरीद लिया, चीनी खरीद लिया, तो आप बताओ खरीदते तो एक ही झोला में लेकर रखते हो ना, ठीक है, अलग अलग। लेकिन घर पे जाते तो सब एक ही में रख देते हो का? नहीं, नमक अलग, चीनी अलग, आलू अलग, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रखते हो। तब तो पता चलता है शुगर का क्वांटिटी कितना है, राइस का क्वांटिटी कितना है, सब एक ही मिला दे तो ना खाने वाला रहेगा ना बताने वाला रहेगा, ठीक है। तो लेजर से हम लोग बताते हैं किसका रिपोर्ट क्या है, जर्नल से हम लोग एक एक करके लाते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसके बाद से हम लोग अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पढ़ेंगे, तब डेबिट क्रेडिट करना सीखेंगे। मतलब जब तक डेबिट क्रेडिट करना नहीं सीखेंगे समझ हमने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद पढ़ेंगे हम। क्लियर है सबको? चलिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट 2 दिन चलेगा, 2 दिन का टॉपिक है। ये तो अकाउंटिंग टर्म्स थे,